ठीक है। SWOT, S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड फॉर वीकनेसेस, O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज, T स्टैंड फॉर थ्रेट्स। ठीक है, कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ होती है, जो वीकनेसेस होती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है या जो से थ्रेट्स होते हैं, उनको बताती है। जब ये चार चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं कि आपकी कंपनी की कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन से लॉसेस हैं, कौन से थ्रेट्स हैं, तो आपको बड़ा इजी हो जाता है एनालिसिस करना और फिर उस एनालिसिस की बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करना। ठीक है, तो SWOT एनालिसिस इज अ इनक्रेडिबली सिंपल yet powerful tool to help you develop your business strategies, whether you are building a startup or guiding an existing company। आप बेशक एक नई कंपनी बना रहे हैं या नया सिस्टम बना रहे हैं या एग्जिस्टिंग जो आपका अभी है उसको रिफाइन कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने जो डिसीजन लेने हैं, जो बिजनेस स्ट्रेटजीज बनानी है, उसके लिए आपको बहुत हेल्प हो जाती है जब आपको ये चारों पॉइंट्स जो क्लियर हो जाएं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर इंटरनल टू योर कंपनी। ठीक है, अब ये दोनों का कंपैरिजन समझ लें या फिर इनके बारे में थोड़ी डिटेल है। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो होती हैं ये इंटरनल होती हैं, हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, अपने वीकनेसेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, जबकि अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर एक्सटर्नल। अपॉर्चुनिटीज हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलती हैं और थ्रेट्स भी हमें बाहर से मिलते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल सोर्सेज हैं और इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो हम उसको अवेल करें और उससे बेनिफिट लें, थ्रेट्स आने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर लें। ठीक है, लेकिन ओवरऑल इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। यू मे थिंक दैट यू हैव ऑलरेडी नो एवरीथिंग दैट यू नीड टू डू टू सक्सीड, बट अ शॉर्ट एनालिसिस विल फोर्स यू टू लुक एट योर बिजनेस इन अ न्यू वे। ठीक है, आपको वैसे भी पता कि एनालिसिस किस तरह से करते हैं। ठीक है, उसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन मेकिंग ले लेते हैं, लेकिन शॉर्ट एनालिसिस जो है एक डिफरेंट वे आपको देता है। ठीक है, ये चार चीजें अगर आपको पता हो जाएंगी अपनी कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आप बेटर डिसीजन जो है वो ले सकेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट एनालिसिस बड़ा पावरफुल टूल है लेकिन सिंपल सा है। अच्छा, अब शॉर्ट एनालिसिस करना है तो उसके लिए सही वे क्या है, किस तरह से आप कर सकते हैं। फर्स्ट वन, गेट अ टीम ऑफ पीपल टुगेदर टू वर्क ऑन अ शॉर्ट एनालिसिस। सबसे पहले एक टीम ले लें। ठीक है, लोगों को ले लें जिनसे आपने शॉर्ट एनालिसिस करवाना है। ठीक है, ऐसे ही कोई बाहर से नहीं पकड़ लेने, सही वाले लोग लेने जिन्हें वाकई पता हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, जो वहां पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, 1 और 2 और शुड बी मोर देन प्लेंटी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 और 2 और जो है इसके लिए लें मीटिंग के लिए। ये ना हो कि एक दिन 2 दिन उसके ऊपर लेते रहे और लोग भी जो है वो इरिटेट हो जाए। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए ये एनालिसिस करें। गैदर पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ योर कंपनी एंड मेक श्योर दैट यू हैव रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एवरी पार्ट। ठीक है, अब जो लोग आपने लेने हैं, टीम मेंबर जो लेने हैं शॉर्ट एनालिसिस के लिए, उसको कंपनी के डिफरेंट पार्ट से लेना है। ठीक है, ये नहीं होना कि एक ही फंक्शनल एरिया से सारे लोग उठा लिए, हर एक एरिया से लोग लेने हैं ताकि हर कोई वहां पे अपना ओपिनियन दे सके, अपनी प्रॉब्लम्स बता सके, अपने एरिया से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो बता सके। ठीक है, डिफरेंट एरिया से लेने हैं, मीन्स मार्केटिंग वालों से भी लेना है, सेल वालों से भी लेना है, अकाउंटेंट वालों से भी लेना है, मैन्युफैक्चरिंग वालों से भी लेना है, हर एक जगह से जो है वो लोग लेने हैं। प्रिवेंट ग्रुप थिंक एंड इंश्योर दैट ऑल वॉइसेस आर हियर्ड। ठीक है, इसका मतलब है कि इस तरह नहीं उनको बस बिठा देना है, वो ग्रुप टॉक कर रहे हैं और एट द एंड जो भी एक दूसरे की बातें शातें करके बता दी, इस तरह नहीं करना। आप उनको हर एक को सेपरेटली नोट पैड दें, राइटिंग पैड दें, उसके ऊपर वो अपने अपने आइडियाज लिखे। ठीक है, ऑल वॉइसेस आर हियर्ड। हियर्ड मीन्स कि हर एक के माइंड की जो है थिंकिंग है वो हर कोई अपनी अपनी लिहाज से वहां पे लिख लेगा और फिर उसको देखा जाएगा। ठीक है, put all the sticky notes up on the wall and group similar ideas together। ठीक है, हर एक ने अपना अपना स्टिकी नोट बना लिया, उसके ऊपर जो है राइट डाउन कर लिया अपने आइडियाज वगैरह जो भी उनको इश्यूज हैं उनको। फिर आपने क्या किया, उनको जो है ग्रुपिंग की, जो सिमिलर आइडियाज थे उनके लिए ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, वंस ऑल द आइडियाज आर ऑर्गेनाइज इट्स टाइम टू रैंक द आइडियाज वोटिंग। ठीक है, जब आपने सारे आइडियाज को रैंक अप कर लिया, सारे सिमिलर आइडियाज के ग्रुप बना लिए, फिर आपने उनकी रैंकिंग कर ली, उनकी वोटिंग कर ली। ठीक है, वोटिंग की बेस के ऊपर फिर उनकी सिलेक्शन कर ली कि कौन सी चीजें जो है वाकई ये थ्रेट्स हैं, ये वाली अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेसेस है। बेस्ड ऑन द वोटिंग एक्सरसाइज यू शुड हैव अ प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ आइडियाज। वोटिंग के बाद आपके पास एक प्रायोरिटाइज लिस्ट आ जाएगी जिसके ऊपर आइडियाज होंगे। ऑफ कोर्स
द लिस्ट इज नाउ अप फॉर द डिसीजन एंड डिबेट। ठीक है, ये हमारी जो है फाइनल लिस्ट हो जाएगी ऑलमोस्ट, जिसकी बेस के ऊपर भी हम फर्दर डिबेट करेंगे, डिस्कशन लेंगे और एट द एंड फाइनल कॉल जो होगी वो हम ले लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये 4 चीजें जो हैं यहाँ पे बताई हुई हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, वीकनेसेस क्या हो सकती हैं। अब इनको देख लेते हैं बारी बारी। अच्छा, स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? स्ट्रेंथ आर इंटरनल पॉजिटिव एट्रीब्यूट ऑफ योर कंपनी। स्ट्रेंथ कौन सा इंटरनल फैक्टर है, आप इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं, और ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट है। ठीक है, दीज आर थिंग्स दैट आर विद इन योर कंट्रोल। वट बिजनेस प्रोसेसेस आर सक्सेसफुल। ठीक है, ये चीजें आपके कंट्रोल में होती है स्ट्रेंथ। अब ये कह रहे हैं कि वट बिजनेस प्रोसेसेस आर सक्सेसफुल, जो आपके बिजनेस प्रोसेसेस सक्सेसफुल हुए हैं, सक्सीड हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप फेमस हुए हैं या आपकी कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, वो आपकी क्या है? स्ट्रेंथ है। ठीक है, वट एसेट्स डू यू हैव इन योर टीम सच एज नॉलेज, एजुकेशन, नेटवर्क, स्किल एंड रेपुटेशन। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि आपकी जो टीम मेंबर्स हैं उनके एसेट्स क्या है। ठीक है, ये यहाँ पे फिजिकल एसेट्स की बात नहीं हो रही, आपके लॉजिकल वर्चुअल एसेट्स की बात हो रही है। ठीक है, आपके टीम मेंबर का जो नॉलेज है, एजुकेशन है, जो उनकी ट्रेनिंग है, जो उनकी स्किल है, जो कुछ भी उनकी क्रिएटिविटी वगैरह है, वो आपकी टीम का एसेट्स है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, उन्हीं की बेस के ऊपर आप आगे जाते हैं। वट फिजिकल एसेट्स डू यू हैव सच एज कस्टमर, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजीज, कैश और ईटीसी। ठीक है, और उसके अलावा फिजिकल जो आपका एसेट्स है उसमें क्या चीजें आ जाती हैं? आपके कस्टमर, ठीक है, आपके इक्विपमेंट्स, आपकी टेक्नोलॉजीज, ये वाली सारी चीजें जो है आपकी स्ट्रेंथ आ जाती है फिजिकली, जिनको आप यूज करके जो है वो अचीव करते हैं अपने गोल। वीकनेसेस के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं? वीकनेसेस आर नेगेटिव फैक्टर। वीकनेसेस जो है ये नेगेटिव फैक्टर है। दीज आर थिंग्स दैट यू माइट नीड टू इम्प्रूव ऑन बी कम्पिटिटिव। ठीक है, ये वीकनेसेस हैं, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर हम कंट्रोल करके हम जो है कम्पीट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, अपने वीकनेसेस को कम करके हम अपने कंपेटिटर के मुकाबले में आ सकते हैं। अच्छा, व्हाट बिजनेस प्रोसेसेस नीड इम्प्रूवमेंट। जो आपके प्रोसेसेस ठीक नहीं है, जिनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो आपकी वीकनेसेस है। ठीक है, उनको कंट्रोल आपने करना है। आर देयर टेंजिबल एसेट्स दैट योर कंपनी नीड्स सच एज मनी और इक्विपमेंट्स। ठीक है, टेंजिबल जो कि फिजिकल आपके एसेट्स हैं, आपकी कंपनी के मनी, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजीज, जो भी चीजें हैं, वो वाली देखें, उनमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, अगर वो पूरी नहीं है तो उनको पूरा करें, वो भी आपकी वीकनेस है। आर देयर गैप ऑन योर टीम। ठीक है, टीम मेंबर्स की जो स्किल्स है, ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, उसके अंदर अगर गैप है तो वो भी आपकी वीकनेस है। उनकी ट्रेनिंग करें, जैसे भी करके उनको ठीक करें। ठीक है, इज योर लोकेशन आइडियल फॉर योर सक्सेस। तो जिस लोकेशन पे आप हैं, जिस लोकेशन को आपने टारगेट किया हुआ है, क्या वो लोकेशन ठीक है? जो भी आपका प्रोडक्ट है वो वहाँ पे लॉन्च करना ठीक है? उसके मतलब वहाँ पे जो है आपकी मार्केटिंग ट्रेंड्स जो हैं वो चल रहे हैं, तो लोकेशन बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो वहां पे ही अपना बिजनेस लॉन्च करें जहाँ पे आपको लगे कि इस जगह पे ये सही एरिया, ये सही फंक्शनल एरिया है मेरी मार्केटिंग के लिए। नेक्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर इन योर बिजनेस इन्वायरमेंट दैट आर लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू योर सक्सेस। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटीज क्या एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन अगर हम अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर लेते हैं तो ये क्या है? अगर हम अवेल कर लेते हैं सही तरह से तो ये हमारी सक्सेस के अंदर जो है कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, is your market growing and are there trends that will encouraging people to buy more of what you are selling। ठीक है, फिर ये देखते हैं कि आप ऐसी चीजें बना रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिससे आपकी सेल जो इंक्रीज हो रही है, आपके कस्टमर जो है इंकरेज हो रहे हैं। ठीक है, आप उनके ट्रेंड्स के, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। आर देयर अपकमिंग इवेंट्स दैट योर कंपनी में बी एबल टू टेक एडवांटेज टू ग्रो द बिजनेस। ठीक है, फिर कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज जो आगे अपकमिंग इवेंट्स आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको आप अचीव करें, उनको आप जो है अवेल करें इस तरह से ताकि वो आपके बिजनेस के अंदर वैल्यूज ऐड करें। ठीक है, वो आपके बिजनेस को वैल्यूज दे, बेनिफिट दे। आर देयर अपकमिंग चेंजेस टू रेगुलेशन दैट माइट इम्पैक्ट योर कंपनी पॉजिटिवली। ठीक है, उसके अलावा जो पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन होते हैं, हो सकता है कि वो इस तरह से डिफाइन हो जो कि आपकी फेवर के अंदर हो। ठीक है, आपकी कंपनी को पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दें। ठीक है, तो ये सारी पॉजिटिविटी के अंदर आ जाती हैं अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट जो है हमारे पास है थ्रेट्स। थ्रेट्स के अंदर, थ्रेट्स जो है ये नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। थ्रेट्स आर एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट यू हैव नो कंट्रोल ओवर। ठीक है,
थ्रेट्स जो है हमें बाहर मार्केट से मिल जाते हैं, इनके ऊपर हमारा अपना कंट्रोल नहीं होता, लेकिन ये हमें ऑल द टाइम रेडी रहना चाहिए कि हम जो है उसको कम्पीट कर सकें, ठीक है, उसको जो है वो अफोर्ड कर सकें। डू यू हैव पोटेंशियल कंपेटिटर हु मे एंटर योर मार्केट? हो सकता है कोई ऐसा कंपेटिटर आ गया हो मार्केट के अंदर जो कि आपको कम्पीट कर दे, ठीक है, आप पीछे रह जाएं और वो आगे चला जाए, तो ये एक थ्रेट है। विल सप्लाई ऑलवेज बी एबल टू सप्लाई द रॉ मटेरियल यू नीड एट द प्राइस यू नीड? ठीक है, उसके अलावा आपके सप्लायर जो आपको सप्लाई कर रहे हैं, क्या वो आपको जो प्राइस आप देना चाहते हैं उसी प्राइस के ऊपर और एट ऑन टाइम जो है वो आपको प्रोवाइड करें सारा रॉ मटेरियल? अगर नहीं कर रहे तो वो भी कि आपका डिले हो जाएगा सारा प्रोसेस जो है, और इसकी वजह से ये भी एक थ्रेट है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी चेंज प्रेशर, ठीक है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी जो है मिनट्स टू मिनट्स चेंज होती है, उसका एक अलग से प्रेशर होता है। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ ना चले तो सारा आप जो है वो कम्पीट नहीं कर सकते। इस कंज्यूमर बिहेवियर चेंजिंग इन अ वे दैट कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट योर बिजनेस, ठीक है। उसके अलावा आपके जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर जो है वो उनका बिहेवियर आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव है, फिर तो आप सक्सीड कर जाएंगे। अगर नहीं है तो फिर आपका बिजनेस जो है वो टोटली लॉस के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास शॉर्ट एनालिसिस था। ये वाला खत्म हो गया, नेक्स्ट वाला स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है ये क्या होता है, जब भी हमने कोई काम करना होता है तो हम उसके लिए स्ट्रेटेजीज डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, प्लानिंग कर लेते हैं। तो इसको देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज एन organization process of defining its strategies or direction and making decision on allocating its resources to pursue this strategy, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है, जिसको फॉलो करके हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज, अपनी डायरेक्शन, अपने गोल, सारी चीजें डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। और उसके अंदर साथ में डिसीजंस कर लेते हैं कि हमें जो है इस प्रोजेक्ट को एंड तक लेके जाने के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, या जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, हमें जो है कितना टाइम लगेगा, कितना जो है बजट लगेगा, कितने एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, कितनी एफर्ट लगेगी, ठीक है। वो सारी चीजें जो है इसके अंदर हम डिफाइन कर देते हैं अपने स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर। अच्छा, इसके अंदर ये कुछ पॉइंट्स है। आर्टिकुलेटेड प्लान है। आर्टिकुलेटेड प्लान के अंदर क्या आ जाएगा, आपके विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, ये तीन चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है ये मैं अभी आपको बताती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है। ठीक है, ये आर्टिकुलेटेड प्लान के अंदर आ जाएगा, जो प्लान आपका रोटेट करेगा, ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर आप ये कर रहे हैं सारा। स्ट्रेटेजिक डिफरेंशिएशन, स्ट्रेटेजिक डिफरेंशिएशन के अंदर आ जाएंगी आपकी मार्केट्स, कंपेटिटर्स और ट्रेंड्स। मींस के इन स्ट्रेटजीज की बेस के ऊपर आप अपनी मार्केट से डिफरेंशिएट करते हैं, आप अपनी दूसरी जो मार्केट के अंदर कंपेटिटर हैं उनसे जो है डिफरेंट नजर आते हैं, ठीक है, इनकी वजह से। ऑर्गेनाइजेशनल एंगेजमेंट, ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं आप उनको एंगेज करते हैं, आप उनको जो है सेम डायरेक्शन देते हैं, ताकि जो वो काम तो डिफरेंट कर रहे होते हैं लेकिन उनका गोल सेम हो, उनकी डायरेक्शन सेम हो कि एट द एंड हमने अचीव क्या करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंदर वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएंगी, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई रॉ डाटा लेके उसकी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती है, कोई जो है प्रोडक्ट जो है वो बनाती है, या आपकी कस्टमर का आपकी सॉरी जो एम्प्लॉयज हैं उनकी अगर ट्रेनिंग नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग और एजुकेशन दे के जो है उनको जो है ट्रेन करती है, या फिर उनको क्रिएटिविटी सिखाती है। तो ये सारी जितनी भी हैं चीजें ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आ रही हैं। अच्छा, अब ये तीन चीजें क्या है हमारे पास, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। विजन क्या होता है, विजन होता है वेयर, वेयर हमने कहाँ तक पहुंचना है, हमारी एंड फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, हमने क्या चीज अचीव करनी है, ठीक है, ये है वेयर, एंड पॉइंट जिसको हमने अचीव करना है। मिशन क्या है, वाई, पर्पस, ठीक है, वाई, हम हमारी कंपनी एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है, हमारी एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, ठीक है। वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, आपका बेनिफिट हो सकता है, या फिर आप अपना जो है वो नाम बनाना चाहते हैं,
प्रॉफिट लेना चाहते हैं, जो भी आपका पर्पस है। तो मिशन के अंदर आ जाएगा वाई, क्यों, पर्पस क्या है हमारे एग्जिस्टेंस का, वाई वी एग्जिस्ट, वाई वी वांट टू डू, वाई वांट टू अचीव, ठीक है, कि हम ये करना ही क्यों चाहते हैं, ये सारा आ जाएगा मिशन के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट, करना क्या है, वेयर, कहाँ तक पहुंचना है, क्या चीज अचीव करनी है, मिशन के ये हम जो चीज अचीव करनी है वो क्यों करनी है, ठीक है, मतलब क्या है इसका, पर्पस क्या है। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ जाएगा व्हाट, क्या करना है अब, ठीक है, उसके लिए स्ट्रेटेजीज बनानी है, एक्शन प्लान्स बनाने हैं, जो भी रूल्स वगैरह उनको डिफाइन करना है, और एट द एंड उसको अपने विजन को जो है अचीव कर लेना है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ जाएगा। वाई स्ट्रेटेजिक प्लान्स इंपॉर्टेंट, अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, हम बगैर प्लानिंग के भी तो चल सकते हैं, लेकिन मसला ये आ जाएगा जब बगैर प्लानिंग के चलेंगे तो सारा काम जो है खराब हो जाएगा, एट द एंड जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो अनबियरेबल होंगी, फिर हम उनको ठीक करने में उससे ज्यादा टाइम लगा देंगे, इसलिए स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो है वो जरूरी है। पहला है डिटरमिन डेस्टिनेशन, हम जो है अपने डेस्टिनेशन, जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसको डिटरमिन कर लेते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर कि हमने ये चीज अचीव करनी है, फिर हम उसी एक डायरेक्शन के अंदर चलते हैं, ठीक है। प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान, इसका क्या मतलब है, प्लान योर वर्क, जो आपने काम करना है उसके लिए प्लानिंग करें, एंड देन वर्क योर प्लान, जो प्लान बना लिए उसके लिए फिर काम करें, ठीक है, पहले अपने काम के लिए प्लान बना लें, फिर उस प्लान के ऊपर काम कर लें, ठीक है। तो इस तरह से जो है सही डायरेक्शन के अंदर हम लोग जाते हैं। टीम वर्क इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, जब एक गोल दे दिया, एक प्लानिंग आपको दे दी है, फिर सब लोग उसी के ऊपर काम करते हैं। डिफाइन एनर्जी सोर्सेज बजट ड्यूरेशन पर्सनल एटीसी, ठीक है, सारी चीजें हम इसके अंदर डिफाइन कर देते हैं। इवेलुएट प्रोसेस एंड प्रोसीजर, फिर हम इसके अंदर जो भी प्रोसीजर, फंक्शन, मेथड, प्रोसेस, जो चीजें भी यूज होनी होती हैं उन सबको देख लेते हैं, साथ में उनको इवेलुएट कर लेते हैं। सिस्टम रिक्वेस्ट किया, क्लास समझ आ रही है सबको? यस मैम। अच्छा, और बाकी लोग भी बता दें, समझ आ रही है ना? यस मैम। यस मैम आ रही है समझ। हाँ, अजीम को बहुत समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, सिस्टम रिक्वेस्ट क्या है? सिस्टम रिक्वेस्ट क्या होता है? सिस्टम रिक्वेस्ट इज द जर्नल नेम फॉर एनी डॉक्यूमेंट और सिस्टम यूज्ड टू इनिशिएट द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब आप कोई भी सिस्टम बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसको इनिशिएट करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए, जो आपको एक फाइनल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है ना, या फिर स्टार्टिंग स्टेप चाहिए होता है, उसको हम सिस्टम रिक्वेस्ट कहते हैं, ठीक है। सिस्टम रिक्वेस्ट इज अ जनरल नेम फॉर एनी डॉक्यूमेंट और सिस्टम। ये सिस्टम रिक्वेस्ट आपका कोई सिस्टम, कोई डॉक्यूमेंट, कुछ भी हो सकता है, यूज टू इनिशिएट द सिस्टम, जो कि आपके सिस्टम को इनिशिएट करता है, आपके सिस्टम को इनिशियलाइज करता है, आपके सिस्टम को स्टार्ट देता है, ठीक है, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को स्टार्टिंग पॉइंट देता है। सिस्टम रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स द बिजनेस रीजन फॉर बिल्डिंग द सिस्टम एंड द वैल्यू दैट द सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड, ठीक है। अब क्या है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर सारी डिटेल लिखी होती है कि आप ये जो सिस्टम बना रहे हैं, ये जो भी चीज बना रहे हैं, इसकी रीजन क्या है, आप इसको क्यों बनाना चाहते हैं, और साथ में अगर जब ये बन जाएगा तो ये आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम को कौन सी फैसिलिटीज देगा, कौन सी वैल्यूज देगा, कौन से बेनिफिट देगा, ठीक है, एंड द वैल्यूज दैट द सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड, ठीक है, और जो से सिस्टम एक्सपेक्ट करता है कि ये सिस्टम बनने के बाद ये चीजें होंगी, ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें जो है होंगी, वो सारी इसके अंदर आ जाती है। व्हेन द प्रोजेक्ट इज इनिशिएटेड, बिजनेस यूजर कंप्लीट दिस फॉर्म एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम अप्रूवल प्रोसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये है कि जब भी आपने ये स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग से पहले, सिस्टम की डेवलपमेंट से पहले ये फॉर्म होता है, डॉक्यूमेंट होता है, जिसको सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो फिल करते हैं, ठीक है। जब वो फिल हो जाता है तो वो अप्रूवल मिल जाती है कि अब जो है इस सिस्टम को स्टार्ट किया जा सकता है, सब लोग एग्री हैं इस पे, ठीक है। तो ये सिस्टम रिक्वेस्ट होती है। सिस्टम रिक्वेस्ट के अंदर जो है ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि आ जाते हैं। सबसे पहला है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, ठीक है। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कौन है? स्पॉन्सर कौन होते हैं? जो आपके प्रोजेक्ट्स को, आपके सिस्टम को बनाने के लिए सपोर्ट करते हैं, जो रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं, या फिर यूं कह लें कि जो
फाइनेंशियल साइड होती है उसको मैनेज करते हैं। बिजनेस नीड्स क्या है? बिजनेस नीड प्रेजेंट द रीजन प्रोमोटिंग द प्रोजेक्ट। आप वो जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो सिस्टम बना रहे हैं, उसको बनाने की जो असल रीजन है वो आपकी बिजनेस नीड है। ठीक है, आपकी बिजनेस नीड्स हैं वो, जिनको आपने हर हाल में पूरा करना है, उसके लिए आप जो है वो बना रहे हैं और उसको वहां पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। बिजनेस रिक्वेस्ट, सॉरी बिजनेस, यहाँ पे रिक्वेस्ट है लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। चलिए इनको रिक्वायरमेंट करने, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। बिजनेस रिक्वायरमेंट रेफर टू द बिजनेस कैपेबिलिटीज दैट द सिस्टम विल नीड टू हैव। ठीक है, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के अंदर वो सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, वो सारी कैपेबिलिटीज आ जाएंगी जो आपके सिस्टम को चाहिए है। ठीक है, और उसके लिए जो है ये सिस्टम बनाया जा रहा है। बिजनेस वैल्यूज डिस्क्राइब द बेनिफिट दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द सिस्टम। बिजनेस वैल्यूज के अंदर वो सारी वैल्यूज आप लोग लिख देंगे कि जो ये सिस्टम बनने के बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंड स्पेशल इश्यूज, इसके अंदर ये ऊपर वाले 4 पॉइंट्स के अलावा जितनी भी इस सिस्टम को बनने के लिए चीजें चाहिए, जितने भी इश्यूज आ सकते हैं, ये जो रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, बाकी जितनी भी चीजें वो सारी इसमें आ जाएगा। ठीक है, बाकी चीजों के अंदर इंक्लूड ऑन द डॉक्यूमेंट एज अ कैच ऑल फॉर अदर इंफॉर्मेशन दैट शुड बी कंसिडर्ड इन असेसिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, उस प्रोजेक्ट को बनाने में, उसको असेस करने के लिए बाकी जो चीजें सारी चाहिए होंगी वो स्पेशल इशू के अंदर आ जाएंगी। तो सिस्टम रिक्वेस्ट जो कि डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को स्टार्ट करने से पहले जो है यूज किया जाता है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, उसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स आ जाते हैं, इनको लिखे जाते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वो फॉर्म जो है सारे स्टेक होल्डर से जो फिल करवाया जाता है, अप्रूवल होती है, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट जो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे एक सैंपल सा है सिस्टम रिक्वेस्ट SDLC का। इसके अंदर जो है ये सारे लिखे हैं, बहुत छोटे हैं, ये पढ़े नहीं जाएंगे। जी क्या कहा है, किसी ने कुछ कहा है? अच्छा चले, तो ये यहाँ पे लिखे हुए किसी भी एक प्रोजेक्ट की एग्जांपल लेके उसको यहाँ पे फिल किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट स्पॉन्सर नेम कौन से हैं, बिजनेस नीड्स कौन सी हैं, रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, वैल्यूज कौन सी हैं। उसके अलावा अगर कोई स्पेशल इफेक्ट्स, कोई कंस्ट्रेंट्स, कोई लिमिट्स हैं तो यहाँ पे लिख दे, नहीं है तो इसको छोड़ दें। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल ऐसी ली हुई है। अच्छा, सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस अब क्या है? अच्छा, मुझे बताएं, कल हमने पढ़ा था सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, सैड, उसके अंदर एनालिसिस क्या था ये जरा मुझे बता दें, जल्दी से बता दें। कौन बताएगा? किसी ने भी नहीं बताना? एक मिनट। नहीं, नेट से खोल के ना देखें, या वैसे ही बता दें, जो आता है ठीक, जो आता है वही बता दें। मैम जिसमें एनालिसिस और डेवलपमेंट। सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम्स एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग फैक्ट्स। ठीक है, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा है, आप उसको कलेक्ट करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ रही है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। एंड डीकम्पोजिशन ऑफ द सिस्टम इनटू इट्स कंपोनेंट, फिर जो आपका सिस्टम है उसको आप जो है डीकम्पोज करके, ठीक है, उसकी पार्टीशनिंग करके उसको इन डेप्थ जो है देखते हैं उसके कंपोनेंट्स को। इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक that improve the system and ensure that all the component of the system work efficiently to accomplish their purpose। ठीक है, अब आप सिस्टम को इतना डीपली जब देख रहे हैं तो इसलिए देख रहे हैं कि आपका सिस्टम सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाता है, ताकि ये प्रॉब्लम्स फिर आगे आपके सिस्टम के साथ साथ ना चलती रहे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि एनालिसिस करना, चेक करना कि सही तरह से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। collection of notations, methodologies and tools used to gather details and analyze a problem situation prior to the system design and implementation। ठीक है, सिस्टम को डिजाइन करना है, इम्प्लीमेंट करना, उससे पहले जो है आपको एनालिसिस करना जरूरी है। जब आप एनालिसिस कर लेंगे, प्रॉब्लम को सही तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे, तब भी आप जो है आगे सही तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है तो यहाँ पे डिफरेंट नोटेशंस, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज और टूल्स जो है वो यूज होते हैं, जिसके थ्रू आप जो है इसको सॉरी एक मिनट दे जरा। ठीक है, तो डिफरेंट नोटेशन, मेथोडोलॉजीज, टूल्स, इनको यूज करके
आप जो है वहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसी की बेस के ऊपर डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, ठीक है। अब सिस्टम एनालिसिस के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, किस किस चीज को जो है यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की जो नीड्स हैं उनको एनालाइज किया जाता है, जो यूजर है आपके कस्टमर हैं उनको भी एनालाइज किया जाता है, यूजर को क्लासिफाई कर दिया जाता है कि यूजर आपके किस लेवल के हैं। बहुत ज्यादा आपकी जो है मार्केटिंग के अंदर ये कंट्रीब्यूट करते हैं, या कभी कभी आपकी कंपनी से कोई चीज परचेज करते हैं, या फिर इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो ये सारा जो है इसके अंदर यूजर क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाता है। जो टास्क है उनका एनालिसिस करना, कम्पिटिटिव एनालिसिस करना, ठीक है, मार्केट ट्रेंड्स वगैरह का करना, रिक्वायरमेंट जो आपको मिल रही है उनका एनालिसिस करना, जो टास्क फंक्शन प्रोसीजर मेथड यूज हो रहे हैं उनका पूरी तरह से यहाँ पे जो है एनालिसिस करना कि कौन से एलोकेट हो गया, कौन से नहीं हुए, कौन से रहते हैं, ठीक है। और फंक्शनल एनालिसिस, ये सारे आपके सिस्टम एनालिसिस के अंदर आ जाते हैं। इन सारी चीजों को देख के आप प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हम अच्छा रिक्वायरमेंट्स आपको पता है क्या होती है रिक्वायरमेंट्स, नीचे लिखा भी हुआ है, यहाँ से पढ़ लें। Requirements are function, constraint or other properties that the system must provide to fill the need of the system intended user. सिस्टम को जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो कैपेबिलिटीज जो है रिक्वायर करना हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वो फंक्शन कंस्ट्रेंट वो सारी प्रॉपर्टीज जो हम एक सिस्टम से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये बनने के बाद हमें देगा, वो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग क्या है, ये वाली डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिफाइनिंग ऑफ व्हाट द सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम, ठीक है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम गैदर करते हैं और डिफाइन करते हैं क्या सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम, के सिस्टम ने जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है उन सारी सर्विसेज को, उन सारी कैपेबिलिटीज को हम यहाँ पे गैदर करते हैं, डिफाइन करते हैं कि एट द एंड ये हमें मिलेंगे। ये रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग होता है, ठीक है। प्रॉपर जो है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर मैनेजमेंट रखना। रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रोडक्ट आर डिफाइंड, मैनेज एंड टेस्टेड सिस्टमैटिकली, ठीक है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है जिसके अंदर हम कहते हैं कि रिक्वायरमेंट्स फॉर अ प्रोडक्ट आर डिफाइंड, रिक्वायरमेंट्स को हम डिफाइन करते हैं, मैनेज करते हैं एंड टेस्टेड, और साथ साथ उनको टेस्ट करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो भी रही है या नहीं, सिस्टमैटिकली इन अ सीक्वेंस, इन अ सीक्वेंशियल वे, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा ये होगा कि एक प्रोजेक्ट या सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी क्या है, उनको जो है वो सारी सर्विसेज हैं, वो सारे फीचर्स हैं जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा सिस्टम हमें प्रोवाइड करेगा। ये सारा रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब गुड रिक्वायरमेंट्स हम कहते हैं रिक्वायरमेंट्स जो हमारी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। वो अच्छी रिक्वायरमेंट्स किस तरह से हो सकती है, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर होनी चाहिए और अनएम्बिगुअस, उनके अंदर कोई एम्बिगुटी नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, एक स्ट्रक्चर के अंदर होनी चाहिए। ये ना हो कि जो लिखा हुआ है उसकी समझ ही ना आ रही हो कि क्या सर्विस रिक्वायर की गई है। हैज ओनली वन पॉसिबल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को जब रीड किया जाए तो उसकी एक ही इंटरप्रिटेशन हो, उसको पढ़ के एक ही बात समझ आए कि ये चीज रिक्वायर की गई हो, ठीक है। ये ना हो बड़ी एम्बिगुअस सी स्टेटमेंट है, उसको पढ़ने से कभी जो लग रहा है कि नहीं इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है, ठीक है, तो एक पॉसिबल उसकी इंटरप्रिटेशन हो। नॉट मोर देन वन रिक्वायरमेंट इन वन सेंटेंस, ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर एक ही रिक्वायरमेंट को लिखें, दूसरी को अंदर ऐड ना करें। करेक्ट, आ रिक्वायरमेंट कंट्रीब्यूट्स टू अ रियल नीड, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स कंट्रीब्यूट टू अ रियल नीड। अब जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली कोई बेनिफिट दे रही हो, ठीक है, एक्चुअली आपके सिस्टम को कोई बेनिफिट दे रही हो, आपको कोई बेनिफिट दे रही हो, ठीक है, ऐसी रिक्वायरमेंट्स ऐड नहीं करवाते जाना। अंडरस्टैंडेबल, अ रीडर कैन इजिली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है उसको जो है रीडर आसानी से जो है समझ सके कि ये क्या कहा गया, ठीक है, ये ऊपर वाली बात के अंदर ही आ जाती है अंडरस्टैंडेबिलिटी। वेरीफाइएबल, अ रिक्वायरमेंट कैन बी टेस्टेड, कंप्लीट, कंसिस्टेंट एंड ट्रेसेबल। इसमें क्या आ जाएगा, रिक्वायरमेंट कैन बी टेस्टेड, कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो टेस्टेबल हो, वो वेरीफाइएबल हो, ठीक है, आपको पता हो कि इस रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग ये वाला काम हुआ है, आप उसको टेस्ट करें, उसको वेरीफाई करें वो ठीक है या नहीं, ठीक है। उसके अलावा कंप्लीट, रिक्वायरमेंट्स आपकी कंप्लीट हो, ठीक है, आधी बात नहीं करनी, कंप्लीट करना है।
कंसिस्टेंट हो, जो रिक्वायरमेंट एक दफा बता दी है वही वाली रहे, वो बार बार चेंज ना होती रहे, ठीक है। एक दिन आगे कह दें ये रिक्वायरमेंट है, सेकंड डे कह दें ये रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह से चेंज नहीं करें। ट्रेसेबल, ठीक है, ट्रेसेबल होगी। ये प्लीज जो भी एनोटेट करे ये नहीं करे, मैं वरना आपको ब्लॉक कर दूंगी। मैं साथ साथ आपको बता तो रही हूँ, स्लाइड्स खराब हो जाती है इससे, नहीं करें ये जो भी कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेसेबल जो है, ट्रेसेबल के अंदर हम कहते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो ट्रेसेबल है, मींस इनको देख के हम ट्रेस कर सकते हैं कि इस रिक्वायरमेंट की करस्पॉन्डिंग ये वाला काम जो है हमारा हुआ है, ठीक है। इस रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग ये वाला फंक्शनल एरिया जो काम कर रहा है, इस रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें ये वाली फंक्शनैलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, Why is getting good requirement hard? अब हमने वो तो कह दिया कि पीछे कि कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक है अच्छी रिक्वायरमेंट्स की, ठीक है। हमने कह दिया वो क्लियर हो, एम्बिग्विटी ना हो, करेक्ट हो, अंडरस्टैंडेबल हो, वेरीफाइएबल हो, कंप्लीट हो, कंसिस्टेंट हो। अब हम कह रहे हैं कि अच्छी रिक्वायरमेंट्स तो बता दी है, लेकिन उनको गैदर करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। सही तरह से स्पेसिफाई करना जो बड़ा मुश्किल काम है। स्टेक होल्डर डू नॉट नो व्हाट दे रियली वांट, ठीक है। स्टेक क्यों मुश्किल है, ठीक है। हम कहते हैं कि वाई गेटिंग गुड रिक्वायरमेंट्स हार्ड, अच्छी रिक्वायरमेंट्स